वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड हो। अगर हम ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफाइंड है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसा वेक्टर्स क्या होंगे जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। तो हम ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं मैं। यहां पर एक लाइन है और एक इसका पॉइंट है ए, दूसरा एक पॉइंट है बी। इस लाइन के मैग्नीट्यूड को हमने डार्क करके डिफाइन कर दिया है। इसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम है कि यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां फिनिश हो रही है, और इसमें एक डायरेक्शन भी हमने दे दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये वेक्टर एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो भी गिवन है और मैग्नीट्यूड भी वेल डिफाइंड है। इस ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इस बी पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट। और जो एरो है वो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। इसको लिखते कैसे हैं वेक्टर एक्सप्रेशन में? इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर। यहां पर जो ऊपर एरो लगाया जाता है वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये वेक्टर ए से बी है, बाकी इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। कहीं पर इसे स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको ए फैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ए फैक्टर। ऐसे भी इसको दिखाया जा सकता है ए बी को। जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम दिखाते हैं ए बी वेक्टर मॉड, और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड ए बी से दिखाया जाता है, डायरेक्शन ए से बी डिफाइंड होता है। अगर इसी वेक्टर में बी से ए लिखा होगा तो एरो फिर हमको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड उसमें होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं जो इसका सेकेंड पॉइंट है और बहुत कॉमन यूज भी होता है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। देखिए जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशंस में है, एक्स वाई जेड एक्सिस में। यहां पर आई जे के एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर थर्ड डायमेंशन तो पॉसिबल नहीं है बनाना, लेकिन हम ये अंडरस्टूड कर रहे हैं कि अगर एक्स डैश है, यहाँ वाई डैश है, तो जेड डैश इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर सपोज करो कि एक पॉइंट है P 3,4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट ले लिया 3,4। तो हम जो भी पॉइंट लेंगे यहां पर इस कोऑर्डिनेट में, तो ओरिजिन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के रेफरेंस में तो पॉइंट लिए जाएंगे। तो हम यहां पर इसको 0 0 0 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व है। ओ पॉइंट, अगर हम किसी भी पॉइंट को 3D में ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो उसका ये डिस्टेंस मान लें, हमें इसको ये करते हैं, तो हम एक वेक्टर को जनरेट कर लेते हैं ओ पी। इसको नाम देते हैं यहां पर ओपी वेक्टर। ओ यहाँ ओरिजिन वाला पॉइंट है और पी यहाँ पर वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। तो ओपी जो है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ओपी यहां पर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। इन जनरल क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 4 ना होकर के एक्स वाई होंगे, एक्स वाई जेड। ये अंडरस्टूड है कि यहां पर जेड एक्सिस भी है।
तो जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या आएगा, एक्स आई वाई जे जेड के, और इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो जहां जितने भी पॉइंट्स होंगे यहां पर उन सबसे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए और डायरेक्शन आप एज्यूम कर लीजिए, तो वहां पर एक पोजीशन वेक्टर होगा। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0 0, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। तो हम 3D से 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूले से OP क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। ये OP which is magnitude of position vector कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो, जैसे 3i 4j प्लस 5k, क्योंकि यहां पर जो वेक्टर्स हैं उसमें x y z एक्सिस ना होकर के i j और k होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है x y z, तो x i के x उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और i उसको डायरेक्शन चाहिए, प्लस वाई जे और जेड के। तो हम पॉइंट्स में यहां पर आई जे के इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है 3i 4j प्लस 5k, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहां पर x की, y की और z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसे लिखते हैं इसको, और डायरेक्शन इसका नॉट डिफाइंड होता है। मैग्नीट्यूड 0 एंड डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में होता है। ये भी टर्म जीरो वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड इसका 0 है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। उसके बाद यूनिट वेक्टर आता है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहे, 1। मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है, a और इसके ऊपर कैप लगती है, और ये इक्वल होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। देखिए कैसे, जैसे अगर आपके पास i प्लस जे प्लस 2k एक वेक्टर है, ये वेक्टर a है, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है i के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, j का कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, फिर k का कोफिशिएंट क्या है, 2 का स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4 और 5 और एक 6 √6। तो जो हमारे पास a वेक्टर आएगा उसको लिख सकते हैं i बाय √6 प्लस j बाय √6 प्लस 2k बाय √6। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, i कैप जिसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। तो ये फॉर्मूले की तरह यूज होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन दैट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। और थर्ड पॉइंट है को इनिशियल
वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे यहां पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये इनका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इनका टर्मिनल पॉइंट है, ये इस वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है। तो ये कैसे वेक्टर्स होंगे? को इनिशियल्स, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ वेक्टर भी यहां से जा सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ है फ्री वेक्टर। देखिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है। हम लोग किसी भी वेक्टर को, जैसे यहां पर एक वेक्टर ए है और ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इस 3 डायमेंशन में अगर यही डायरेक्शन रखें और सेम मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, तो इसको हम फिर ए वेक्टर बोलेंगे। ये फ्री वेक्टर्स हैं, आप इनको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वो वेक्टर ए रहेंगे। हम इसको चाहें तो यहाँ ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ ए इधर जा रहा है तो एरो इधर हो गया, तो वो फ्री वेक्टर्स में ए रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो क्लास 12 में हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे या जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, वो सारे वेक्टर्स क्या हैं? फ्री वेक्टर्स। जब हम एडिशन के स्टेप्स को करेंगे तो वहां पर हम फ्री वेक्टर्स ही एज्यूम करेंगे और वहां पर हम एडिशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव, आपने एक वेक्टर एज्यूम किया ए और इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा, इसको इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट बी मान लेते हैं, तो वेक्टर ए बी हमारे पास आ गया ए के इक्वल। नेगेटिव वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी ए। ये होता है, याद रखिएगा कि अगर ए बी है तो माइनस टाइम्स बी ए होगा, बी ए में माइनस कर देंगे तो ए बी के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कि हमने केवल डायरेक्शन को चेंज किया, नेगेटिविटी का और कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर पॉइंट, देखिए दो वेक्टर्स हैं और वो कोलिनियर हो सकते हैं। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उनका पैरेलल होना जरूरी है। बस यहां पर इफ ए वेक्टर जैसे ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी, वेयर लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट में कांस्टेंट तो फ्रैक्शन में हो भी सकता है। अगर हम एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं तो वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर। एग्जांपल इसका ऐसे देख लो, i प्लस जे प्लस के, और यहां पर लिखा हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू, तो नहीं है, ये दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर इसे हम a वेक्टर लिखें तो इसे 2 टाइम्स b वेक्टर लिख सकते हैं। ये b से रिप्रेजेंटेड है वेक्टर, ये a से, तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पर -2 भी आ सकता था, 1/2 भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि a वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर और b वेक्टर इस लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, तो वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। उसके बाद आपको बता रहा हूं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। टू भी हो सकते हैं या मोर देन 2 भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए ऐसा कुछ है कि एक ए वेक्टर हमने यहां बना लिया और दूसरा
बी वेक्टर है। बी वेक्टर यहां भी हो सकता था, देखिए ये बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्योंकि फ्री वेक्टर है तो हम ऐसे बनाएंगे कि जो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, इसका इनिशियल इसके टर्मिनल से कोइंसाइड कर जाए। इसकी लेंथ थोड़ी और कम कर लेते हैं, यहीं तक रखते हैं, ये वेक्टर बी के इक्वल है, तो हम इसको वेक्टर बी नाम दे सकते हैं। इनिशियल टर्मिनल और फिर इनिशियल टर्मिनल ऐसी पोजीशन आई तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ही एडिशन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो ट्रायंगल लॉ से होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख सकते हैं। एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, तो इनका जो एडिशन होगा वो ए वेक्टर यहाँ लिख देते हैं, इनका जो एडिशन होगा वो इससे गिवन होगा और ये ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पर एक और वेक्टर बना देते हैं, ऐसे तीन वेक्टर हैं पी क्यू और आर, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। अब इसका एडिशन या ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, देखिए यहां से स्टार्ट किया, इनिशियल टर्मिनल और इसका इस वेक्टर का ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो यहां से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था इसको, लेकिन डायरेक्शन इधर से है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन वेक्टर आर है, कौन सा, ये वाला डायरेक्शन वेक्टर आर है, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर आर पर माइनस साइन के साथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर हम माइनस कर दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहां पर P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर लिखेंगे, और P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं मिल रहे हैं, उस ट्रायंगल लॉ से नहीं मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसको डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस आर के, और ऐसे हम इसको यूज कर लेंगे। और जब हम एडिशन करेंगे तो मोर देन टू वेक्टर्स का भी तो एडिशन कर सकते हैं, कहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा कि केवल दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब देखिए एक केस लेते हैं जहां पर मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना हो, जो बेसिक्स फंडामेंटल्स लगेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग है, जहां ट्रायंगल लॉ होगा। सपोज करिए कि आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर आपको मिल गया, तो इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर या एडिशन आपको मिल गया। फिर यहाँ पर एक नया वेक्टर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, सी वेक्टर, तो ये जो नया वेक्टर होगा ये इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ऐसे आप n वेक्टर्स के लिए कर सकते हैं, डायरेक्शन चेक कर लीजिए और इसको ऐड करते जाइए। देखिए यहां से ट्रायंगल लॉ फॉलो हो गया, ए प्लस बी आ गया यहाँ पर, अब फिर से यहाँ ट्रायंगल लॉ बन रहा है, ए प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, सी इसमें, तो इनका रिजल्टेंट या एडिशन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब इसका डायरेक्शन अगर इधर होता तो हम इसको माइनस सी कर देते, तो अब रिजल्टेंट क्या आता, ठीक है ऐसे कर सकते थे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया, अब ये दिया हुआ है हमको, और मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, तभी हम रिजल्टेंट निकाल सकते थे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, हम ऐड कर सकते हैं, तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी, एडिशन ही है लेकिन यहां पर साइन माइनस का हो जाने की वजह से ये वाला साइन माइनस का हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन क्या है। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन केवल नेगेटिव तब आता है जब साइन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने एक ये लिया, वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, तो यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दें, इसी मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नीचे ले जाए, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब इसका और इसका एडिशन, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से क्या आएगा, ये ए प्लस माइनस बी वेक्टर, विच इज ए माइनस बी वेक्टर।
तो ये किसी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पर हमने दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल डायरेक्शन से डिसाइड हो जाएंगे और इसमें कोई नया डायरेक्शन के अलावा कोई और चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी ट्रायंगल लॉ से होगा, एडिशन भी ट्रायंगल लॉ से होगा। ये डिपेंड करेगा कि अगर उसका डायरेक्शन चेंज है तो वहां पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब किसी कांस्टेंट को किसी वेक्टर से कैसे इंटू करेंगे और क्या चेंजेस आएंगे। जैसा आपके पास एक वेक्टर ए है और इसे आपने किसी कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और वेक्टर ए को आपने रिप्रेजेंट भी कर लिया। ऐसे ये वेक्टर ए से है तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर या लैम्डा इज कांस्टेंट, वो जो चेंजेस आएंगे ए वेक्टर पे वो क्या होंगे। जैसे लैम्डा अगर 2 है तो यहाँ पर जो बनेगा वो 2a वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इसका जस्ट डबल हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर लैम्डा -a है -1 है, लैम्डा तो कांस्टेंट है तो वेक्टर नहीं हो सकता, तो यहां पर सेम मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये -a हो जाएगा अगर ये वेक्टर a है तो किसी कांस्टेंट से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर देगा। अगर ऐसा है कि दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक a वेक्टर प्लस -a वेक्टर्स, तो हम इस a वेक्टर को इसका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। एक ऐसा वेक्टर जिसको ऐड करने पर रिजल्टेंट 0 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। -a वेक्टर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर a, क्योंकि हम जब इसको ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। अब देखिए इसके बाद आपको बता रहा हूं, ये x डैश, ये y डैश। यहां पर एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है 1 0 0, यहां पर एक पॉइंट है 0 1 0 और एक z एक्सिस भी होगा, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ये है y डैश और ये z डैश। तो y पर पॉइंट है 0 1 0 और z पर पॉइंट है 0 0 1। तो यहां पर जब वेक्टर्स हम लोग यूज करेंगे तो ये जो पॉइंट है a, ये b और ये b और ये c, तो OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। OB का मैग्नीट्यूड भी 1 है और OC का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका जो डायरेक्शन है वो I कैप से दिखाया जाएगा। तो OA is equals to I cap, OB is equals to J cap, OC is equals to K cap। OA, OB और OC यूनिट वेक्टर्स हैं और उनको हम I, J, K से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो वहां पर हमें x, y और z एक्सिस मिलते हैं। x एक्सिस में अगर कोई कार्टेशियन प्लेन ऐसे आता है, जैसे इसके पॉइंट 2, 3 है, तो 2 यूनिट 1 और 2 यूनिट यहाँ और 1 2 3 यूनिट यहाँ, तो ये पॉइंट की पोजीशन होती है। वेक्टर्स में भी हम जिगजैग नहीं जा सकते। अगर कोई पॉइंट है, जैसे वेक्टर्स में कोई पॉइंट आया आपके पास 2, 3, तो ये I होगा, I कैप एक यूनिट वेक्टर है। I कैप में जब 2 से इंटू करेंगे तो डायरेक्शन क्या रहेगा, I का जो अलोंग x एक्सिस होगा 1 2। अब यहां पर जो पॉइंट है वो क्या होगा, 2I कैप 0। उसके बाद अब ये 3 यूनिट चला है J डायरेक्शन के अलोंग, तो यहां पर ये J कैप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट तो यहां हो गया, पर ये 3 यूनिट है तो 1 2 3 यूनिट, तो 1 2 3 यूनिट।
लेकिन डायरेक्शन इसका किसके होगा, जे के अराउंड। तो यहां से यहां और यहां से यहां, ये 2i हो गया और ये 3j हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, 2i प्लस 3j। जो वेक्टर ले लो ओपी, ओपी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 2i प्लस 3j। यहां पर i j के डायरेक्शन या k के डायरेक्शन में यहां मूव करेंगे, और वो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो प्लस और नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे किसी भी पॉइंट पर। ये तो इसका रिजल्टेंट हो गया, लेकिन अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, वैसे यहाँ पर उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले i एक्सिस पर, फिर j पर, फिर k पर, वहां पर पहुंचेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां पर हम किसी वेक्टर को i j के टर्म्स में क्यों लिखते हैं, उसका रीजन है कि जो वेक्टर लिखा जा रहा है वो i j और k के अलोंग कोई डिस्टेंस से ही बन रहा है, इसलिए उसको हम i j k के टर्म्स में लिखेंगे। और ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। जब हम किसी यूनिट वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ही वो कांस्टेंट हम लोग मूव कर जाते हैं। तो ऐसा यहां पर क्लियर हो रहा है कि क्यों ऐसा होता है। अब देखिए इसी का एक और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपके पास एक वेक्टर है OP, और इसे हम देते हैं xi yj zk। तो ये पोजीशन कैसे आई होगी, देखिए ऐसे देखिए, ये x यूनिट है, कितना भी डायरेक्शन हो सकता है, x i के अलोंग चला गया है, और फिर ये y है, j के अलोंग चला गया है, और जो z है वो यहां आएगा, k क्योंकि इधर है, तो z जो आएगा वो इधर आएगा। तो यहां वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये OP वेक्टर बन रहा है, xi yj और zk, ये रिजल्टेंट हो गया। पर हम वेक्टर में, ऐसे यहां पर ये वेक्टर जो जनरेट हुआ है, देखिए ये वेक्टर OP जनरेट हुआ है, ये ऐसे चला गया, ये वेक्टर ये बना है, लेकिन वेक्टर में हमें कैसे चलना पड़ेगा, i j और k के अलावा चलना पड़ेगा। तो हम एडिशन जो रिजल्टेंट है वो तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन xi yj और zk लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, OP, वो तो x y z यहां पॉइंट होगा उसका, और ओरिजिन पॉइंट 0 0 0 होगा, उसका डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो जो OP वेक्टर निकल कर आएगा वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे एक ए वेक्टर है आपके पास a1i a2j और a3k, और b वेक्टर है b1i b2j b3k। तो वेक्टर a और वेक्टर b का जो एडिशन होगा, i के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे i के साथ, a1 प्लस b1 i, a2 प्लस b2 j प्लस a3 प्लस b3 k के साथ। और यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर a माइनस b कितना होगा, a1 माइनस b1 i प्लस a2 माइनस b2 b2 j और प्लस a3 माइनस b3 k। अब अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, तब क्या होगा, जैसे एक ए वेक्टर है a1i प्लस a2j और a3k, इस वेक्टर में हम एक कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लैम्डा ए वेक्टर, तो लैम्डा का क्या यहाँ पर रोल होगा, तो a1 लैम्डा i, a2 लैम्डा j प्लस a3 लैम्डा k हो जाएगा। लैम्डा उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स हैं कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या थी, कोलिनियर
ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी लिख दिया जाए, और लैम्डा ये कांस्टेंट है, तो दो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर a1i प्लस a2j और a3k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b1i b2j प्लस b3k के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों वेक्टर के बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का, और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके i j के कोफिशिएंट्स सेम हो। ये भी याद रखिएगा कि दो वेक्टर जैसे इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर्स, ये भी एक नोट है। जैसे a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3, इक्वल वेक्टर होने के लिए। इसी कंडीशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जब ये और ये इक्वल है, तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1, a2 लैम्डा टाइम्स b2, a3 लैम्डा टाइम्स b3 के इक्वल होगा, और a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। इनका जो रेशियो होगा i j k का, वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम ऐसा भी दिखाते हैं तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। ये सफिशिएंट कंडीशन है शो करने की कोलिनियरिटी। अब देखिए, वेक्टर के केस में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। इसको मैं 3D में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर x y z है, x i y j और z k। तो यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, OP नाम देते हैं, तो OP वेक्टर i j और k से कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल सपोज करिए अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये बनाएगा z के साथ भी ना, ये j कैप है j, और i j और k लगा लेते हैं। ये जो वेक्टर OP है, यहाँ पर ये वेक्टर ये OP ही है, तो j के साथ ये बीटा है और k के साथ ये गामा। तो ये जो वेक्टर एंगल बनाएगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तो ये इस पोजीशन वेक्टर ये क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि यही तो एंगल फॉर्म कर रहा है i j और k के साथ। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमको पता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऐसे केस में ये देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पर 0 0 0, और दूसरा x y z। ये ऐसे आपने ज्वाइन किया, ये एंगल अल्फा है, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये OP है, OP किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अप्लाई करेंगे, और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये फिक्स हो गया, हम इसे r मान लेते हैं। तो ये x हो गया cos अल्फा x अपॉन r हो गया। तो x, ये जो डिस्टेंस है x अपॉन r, तो अगर हम इसको हटा दें, इसको r को, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो cos अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू x। तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। तो अगर हमारे पास x y z कोई वेक्टर दिया हुआ है, xi प्लस yj प्लस zk, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x y और z। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है cos अल्फा के लिए,
तो cos बीटा क्या होगा y अपॉन r, cos गामा क्या होगा z अपॉन r। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x y z प्रोपोर्शनल होंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा के। प्रोपोर्शनैलिटी रिवर्सिबल है ना, तो अगर cos अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू x है तो हम कह सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू cos अल्फा। इसको मैं और डिटेल में 3D में समझा रहा हूं, वहां पर भी आप चेक करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर लिखा हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 3 4 5। हाँ, ये अलग बात है कि डायरेक्शन रेशियोज में अगर कुछ कॉमन आ रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है 2i 4j प्लस 8k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आप 2 कॉमन लेकर के 1 2 और 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। और इस केस में डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएगा, इसे हम a, इसे b और इसे c से रिप्रेजेंट करें तो cos अल्फा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, cos बीटा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, और cos गामा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने का जो मेथड है वो वेक्टर से आपको मिल जाएगा कि आपको जो वेक्टर गिवन है